सर आपने जो बाउंसिया की है 5 से 7 किलो की है, मतलब 7 2 घंटे की तो अच्छा है, नुकसान क्या क्योंकि कल नहीं होगी ना सर। हाँ ऐसे भी सोच ले। हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ऐसे भी सोच सकते। तो मैं 6 बजे तक ले पाऊंगा, जो कभी भी चले जाओ, 5:30 चले जाओ, 5 चले जाओ। नहीं 6 बजे तक सिर्फ ये लग रहा है वाह चलिए कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन के एक दो क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, वो कर लेंगे हम। पहले कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक ही रह गया था मेरे ख्याल में। हाँ तो ये हो जाएगा, मैं कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। निकाल लीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 150। कॉम्बिनेशंस स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर इसका सिंबल है और फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। ठीक है, कॉम्बिनेशन का था हमारा एनपीआर का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। कॉम्बिनेशन में होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन हुआ, ये चीज हमारी एनपीआर होती है ना, तो एनसीआर इज एनपीआर और यहाँ पे इनटू फैक्टोरियल r कर लो। ये फैक्टोरियल r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एनपीआर के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रिमार्क कि एनसीआर इनटू फैक्टोरियल r विल गिव यू एनपीआर। ठीक है, चलो लिख लो फॉर्मूला, लिख लो फिर और इसके कुछ रिलेशंस बताऊंगी मैं। नहीं वो तो वैसे मैंने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में रिलेशन बताया, क्या रिलेशन है। ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का, तो और कॉम्बिनेशन लगेगा कहाँ कहाँ मैं धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस है, तो धीरे धीरे डिफरेंस पता चलेगा। इसमें आप आर इतना अलग से लिखे हो, मेरे तो हाथ का ऑपरेटर उल्टी क्लियर है तो रिकॉर्डिंग करती है, रिकॉर्डिंग एकदम हाथ का ऑपरेटर से। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे मार्कर का ड्रेसेस पर अगर मैं ऐसे लिख रही तो कहीं से नहीं वो हटता नहीं, परमानेंट मार्कर है ड्रेसेस में, ड्राई क्लीन से नहीं हटता। हाँ बड़ा लाइट मतलब डार्क नहीं है मार्कर, नहीं डार्क है। अभी मैं लिखूंगी ना प्रॉपर तरीके से, लिखा ही नहीं। मेरे को लगा मैं आपके ब्लेजर की बात कर रही हूँ। मुझे क्या लगा, आपको भी लगा था, मुझे भी ऐसे लगा। मेरी लाइट जैसा बड़ी खराब हो और ड्राई क्लीन है ना, फिर यहाँ से सारे काले वाले रह गए ड्राई क्लीन के बाद, बट फिर डार्क में भी तो जाते होंगे ना बैक्टीरिया जर्म्स तो होते हैं उससे। तो सर्दियों में मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। चलो NCN NC0 ये भी देख लीजिए क्या होता है। NCN हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n इनटू फैक्टोरियल n, यानी कि क्या हुआ ये तो फैक्टोरियल 0 हो गया विच इज 1 और एक NC0 के 1 आता है, तो NCN हमेशा 1 होता है। NPN क्या होता था फैक्टोरियल है ना, NCN 1 होता है हमेशा। कभी भूल भी जाओ, ये याद करने की चीज नहीं है, याद नहीं करा रही मैं, कभी भूल भी जाओ तो इसको थ्रू फॉर्मूला आप देख सकते हो कि कैसे आएगा। और इसके बाद NC0 is factorial n upon factorial n minus 0 into factorial 0 which is factorial n upon factorial n into and factorial 0 is 1, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा।
ये भी आपका 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल ओ क्या है? 0। 0। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। मतलब जैसे कि अगर आपके पास है 6C4 62 के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का आप माइनस कर लो एन माइनस आर को, उसके बराबर होता है। अब आप करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगा, फैक्टोरियल 6 दोनों को माइनस किया, फैक्टोरियल 6 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ये होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड को भी देखो, दिस इज फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस करके फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4। इधर क्या फैक्टोरियल 6 माइनस करके फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो सेम ही है ना, पूरा आंसर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो डिनोमिनेटर आर सेम, न्यूमरेटर आल्सो सेम, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर कोई आपके पास यहाँ पे बड़ी फिगर आ जाती है ना, जैसे 10C8, तो आप उसको शॉर्ट में 10C2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास आ गया किसी क्वेश्चन में 10C8, सो इंस्पायर्ड ऑफ फाइंडिंग दिस यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10C2, दोनों सेम होगी। ठीक है, तो ये एक रिमार्क है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, उसके बाद एक और होता है NCR प्लस NCR माइनस 1। मतलब क्वेश्चंस में ये चीजें कम यूज होंगी, बट कुछ ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे आपको ये यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब NCR प्लस NCR माइनस 1, ऊपर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर सेम, बट नीचे जो है यहाँ पे एक R है और एक R माइनस 1 है, सिर्फ एक का ही गैप है, तो इसको आप लिख सकते हो N प्लस 1 CR। मतलब ऊपर एक इंक्रीज हो जाएगा C और नीचे R रहेगा। लेट नीचे, हाँ नीचे R रहेगा। ठीक है, मतलब नीचे में जो दोनों में से बड़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 10C6 प्लस 10C7, सो दिस इज इक्वल टू, यू कैन ऐड बोथ ऑफ देम। वैसे आप ऐड करोगे इसको सॉल्व करके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। अगर ऊपर सेम है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और नीचे ये कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक, तो आप उसको लिख सकते हो 11C7। अब 11C7 का जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। इसका एक प्रॉपर प्रूफ भी है, मैं अभी प्रूफ नहीं बताना चाह रही हूँ, वो धीरे ये कैलकुलेटिव वाले बाद में हो जाएंगे। पहले मेन जो जिस तरह के हमने परम्यूटेशन के क्वेश्चंस करे थे वैसे करेंगे अभी। बट क्योंकि मैंने अपना बोर्ड छोटा कर दो, यहाँ से आपने C7 लिखा है 11C7, अब वहाँ से थोड़ा सा आगे लाइन मार दो, क्योंकि वहाँ से बोर्ड नहीं लिखेगा और छोटा होगा थोड़ा। हाँ ठीक है, चलो आगे से मैं नोट कर देता हूँ। धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे बाद में क्वेश्चंस करेंगे ना। में देखोगे थ्योरम नंबर 6 में दे रखा है इसका प्रूफ। ये जो भी सेकंड पॉइंट मैंने बताया ना, पूरा अच्छा खासा बड़ा सा प्रूफ है। वो बाद में कर लेंगे। सर ये 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है? 0 मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास भगवान होता है, एक भगवान। मैं ठीक है
भगवान एक है। भगवान एक है। डिफरेंट है वो वर्ग। चलो ये भी कराने का मन नहीं था, बाद में कराते, पर चलो एक क्वेश्चन तो कर ही लो। ये इक्वल है, आपको क्या निकालना है? NC17। तो पहले इक्वल कर लेते हैं, देख लो पहले। ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब ये हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टोरियल n माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9 n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, अब इसको तो हम लिख सकते हैं दिस 9 कैन बी रिटन एज 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो ये आपको पता है जो बड़ी चीज होती है उसको हम खोलते हैं ताकि वो छोटी चीज तक ले आए और फिर वो कैंसिल हो जाए, है ना। इनमें से कौन सा बड़ा है? n माइनस 9 और n माइनस 8 में से कौन सा बड़ा है? n माइनस 8 बड़ा है। तो n माइनस 8 इसको फैक्टोरियल क्या होता है, एक एक कम होता जाता है। तो n माइनस 8 में एक और कम हुआ n माइनस 9, तो n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ मैं इसको, एक एक कम होता जाता है ना। n माइनस 8 में एक और कम किया माइनस 1 किया तो n माइनस 9 हो गया, फिर n माइनस 10, इस तरीके से 1 तक जाएगा। तो मैंने उसमें से n माइनस 8 निकाल लिया, इंटू में n माइनस 9 फैक्टोरियल कर लिया। तो यहाँ से फैक्टोरियल 8 कट गया और यहाँ से फैक्टोरियल 9 कट गया, तो ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 8। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 17। यानी कि यहाँ हमें जो NC17 निकालना था वो 17C17 निकालना है, वो होता है 1। आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो, फॉर्मूला करके देख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है कि NCN 1 होता है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली बनाई जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखिए। जानवी मेरी स्टार्ट।
एग्जाम्पल नंबर 18 से स्टार्ट करो। अब यहाँ से आपके कॉम्बिनेशन के मेन क्वेश्चन स्टार्ट है। अभी तक जो थे तो कैलकुलेटेड थे, नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इनको, और जो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी, जो एक दो मैंने बताई कि ये भी इसके ऊपर कई बार आ जाता है क्वेश्चन, बच्चों को ये नहीं पता होती है प्रॉपर्टी, तो मैंने आपको सब बता दिया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए ध्यान से समझेंगे। अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। ठीक है, 2 men and 3 women है, तो यहाँ पे मैं बनाती चलती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18, 2 men और 3 women है। आउट ऑफ दीज मेंबर्स, आउट ऑफ दीज 5 members he has to pick 3 members, एक 3 members की कमेटी बनानी है। A committee of 3 persons is to be constituted from this group, 2 men and 3 women। Then in how many ways can this be done? कितने ways में कर सकते हैं? तो टोटल 5 members है, टोटल 5 members है। इन 5 members में से we have to select 3 members। ठीक है, टोटल में से कितने सिलेक्ट करने हैं? टोटल ऊपर आएगा, जितने सिलेक्ट करने हैं वो नीचे आ जाता है। तो 5C3 इसका आ गया। उसके बाद तो आपको इसका आंसर पता ही है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2 अपने हिसाब से कैलकुलेशंस कर सकते हैं फैक्टोरियल्स की, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अच्छा अब चलो मैं बात बता रही हूँ। यहाँ पे मान लो अभी और भी बचा है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ तक हर क्वेश्चन में ना डिफरेंस समझते जाओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ कॉम्बिनेशन भी आ गया। एग्जाम में हाई कम टू नो, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे पता चलेगा वो कॉम्बिनेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा। हर बार मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, एक दो क्वेश्चन में बताऊंगी, फिर आपको पता लगने लगेगा। कॉम्बिनेशन में कैसे क्वेश्चन थे, उसमें अरेंजमेंट भी मैटर कर रही थी, इसमें सिर्फ पिकिंग है। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्शन। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। ठीक है, परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? अरेंजमेंट या फिर ऑर्डरिंग। कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्शन। तो यहाँ सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। अब जैसे 5 मेंबर्स हैं, इसमें से 3 उठाने हैं, तो वो जो 3 मेंबर्स उठाए उनकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती ना, कि पहले नंबर पे मान लो तुम हो, दूसरे पे तुम हो, या तीसरे पे तुम हो, या पहले पे तुम हो। सिलेक्शन है, तुम 3 सिलेक्ट हो गए 5 में से, बस वो मैटर कर रहा है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही। वहां पे ऑर्डरिंग मैटर कर रही थी कि 5 लेटर्स है, उसमें से 3 लेटर अगर हमने लेने हैं तो उनकी ऑर्डरिंग भी मैटर कर रही थी। मान लो बुलेट है, BULLET, उसमें से 3 अगर हमें लेटर्स लेने हैं, ET और B लिया, तो उनकी ऑर्डरिंग भी मैटर कर रही थी कि ETB या TBE या EBT किस तरीके से हम लें, तो ऑर्डरिंग भी मैटर कर रही थी। यहाँ पे सिलेक्शन है, तो जब भी सिलेक्शन हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, और जब भी ऑर्डरिंग हो तो वहां पे परम्यूटेशन लगता है। क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, वहां पे लेटर्स वाले, डिजिट्स वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन वहां परम्यूटेशन में भी था, आपको डिफरेंस बता देती हूँ। लेकिन वहां पे था कि 2 बंदे चूज करने हैं, 10 में से मान लो 2 बंदे चूज करने, एक वाइस चेयरमैन और दूसरा चेयरमैन, तो उसमें ऑर्डरिंग थी, 2 बंदे सिलेक्ट कर लिए, मान लो चेयरमैन वाइस चेयरमैन, लेकिन दूसरा ऑर्डर वो अलग हो गया कि ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन या ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों अलग हो गए, तो वहां पे कॉम्बिनेशन लगा था। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। चलो आगे पार्ट पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women? कितनी इनमें से कमेटी है जो 3 में से, मतलब इनमें से जो 3 मेंबर लिए हैं उनमें से कितनी ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनेंगे कि 1 मैन लो और 2 women लो। तो 1 मैन लोगे तो यानी कि 2 में से 1 मैन ले लिया, ठीक है, और 3 में से 3 women में से कितनी women लेंगे? 2। ये करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, 3 मेंबर्स अभी हमारे सिलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो ये होंगे मल्टीप्लाई। जब केसेस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, केसेस नहीं है, ये भी क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मेंबर सिलेक्ट हुआ है, तो बाकी के तो अभी सिलेक्ट करने हैं, बाकी के 2 और। तो ये मल्टीप्लाई क्यों? यही तो बताने, मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये 1 मैन आपका यहाँ पे तो अभी 1 मैन हुआ है, हमें 3 पर्सन लेने थे ना टोटल, तो अभी तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ। 2 बंदे अभी यहाँ पे पेंडिंग है, 2 वुमेन जो 3 की हमें कमेटी बनानी थी, पूरे के पूरे 3 यहाँ थोड़ी ना हमने कर लिया, क्वेश्चन अभी आपका पेंडिंग है। तो क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, जो केसेस होते हैं उनको ऐड करेंगे। धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो वहां पे आप डिफरेंस सीख पाओगे। अभी तो क्योंकि इसमें केसेस नहीं है इसलिए आप नहीं सीख नहीं पाओगे, जिस क्वेश्चन में केसेस भी बनने शुरू हो जाएंगे वहां पे आप सीख पाओगे।
एडिशन क्यों करना चाहिए? ये मल्टीप्लाई होगा। अभी आगे चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा हम रेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नहीं बता पाऊंगी ऐसा क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लाई और ऐड दोनों ही चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे फर्क पता चलेगा, यहाँ पे फर्क अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे चलो, आगे देखो क्वेश्चन आ गए ना, अलग लगता है क्या, उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, वो देखो एग्जाम्पल नंबर 19। अच्छा, इसका आंसर तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब आंसर पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मुझे बस ये सिखाना है कि उसका होगा क्या। चलो, अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के थ्रू आप काफी कुछ सीख जाओगे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पहले तो यहीं तक ये क्वेश्चन हो गया, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 आपको चूज करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। तो 52C4 हो गया, पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। और मैं इसका फाइनल आंसर लिख देती हूँ बुक में से। फाइनल आंसर मैंने बुक में से लिख दिया, आप सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, ठीक है। एक आपका ये होता है क्लब, एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, मतलब जो 4 कार्ड इसमें से निकाले हैं, पहले तो इसमें इन जनरल पूछ लिया कि 52 में से 4 कार्ड्स निकाले हैं, तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी वे में उसकी सिलेक्शंस हो सकती हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज। नाउ आउट ऑफ दीज हाउ मेनी ऑफ देम आर दे, कि वो 4 सेम सूट्स के हों, तो हो सकता है वो 4 इसके हों, हो सकता है वो 4 इसके हो सकता है वो 4 इसके हो सकता है वो 4 इसके हो। तो ये केसेस हो गए कि इट कुड बी फ्रॉम दिस, इट कुड बी फ्रॉम दिस, इट कुड बी फ्रॉम दिस, इट कुड बी फ्रॉम दिस। मैम क्या आपने नंबर ऐड निकाला 2702? अरे कैलकुलेट करके पूरा ना बुक में से लिख दिया, मैंने इतनी जल्दी नहीं निकाला, मतलब ये मत सोचो मैंने कैसे इतनी जल्दी निकाला, कोई तो मैं कह रही थी हाँ तुम उस टाइम शायद बाहर थे, तो मैंने बुक में से देख के डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि तुम ये सॉल्व कर सकते हो, ये अपने आप सॉल्व करके, मतलब पूरा बड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, फिर सॉल्व करके तब आएगा ये, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि ये तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। मेरे को दूसरी चीजें सिखानी है। अब वो कहते हैं चारों पत्ते इसमें से भी हो सकते हैं, हिंदी का वर्ड देखो बी आ गया ना, बी मतलब प्लस, केसेस हो गए कि 4 पत्ते इसमें से भी आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकते हैं, इसके में से भी आ सकते हैं, इसके में से भी आ सकते हैं। तो अगर 4 मान लो इसमें से आ गए, तो इसके टोटल कितने होते हैं, 13। अब ये प्लस होंगे क्योंकि केसेस हैं, वो 4 इसमें से भी हो सकते हैं, वो 4 इसमें से भी हो सकते हैं, वो 4 इसमें से भी हो सकते हैं, तो ये ऐड होंगे, ये केसेस हैं। सबका फॉर्मूला लगेगा, जब सबका फॉर्मूला लगेगा, हाँ 4 टाइम्स कर सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ दिस, फिर फॉर्मूला लगा के फिर आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही इसमें, हाँ ठीक है। आगे समझ में। अब मैं अपना एक नया क्वेश्चन बना रही हूँ, मैंने आगे का पार्ट देखिए नहीं, हो सकता है जो मैं बना रही हूँ शायद हो, तो मैं उसमें एक स्टार कर देती हूँ। मैं क्वेश्चन बनाती हूँ, जो 4 इसमें से पत्ते निकाले, 52 में से 4 कार्ड्स निकाले, वो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग सूट्स के होने चाहिए, यानी कि एक इसमें से हो, एक इसमें से हो, एक इसमें से हो और एक इसमें से हो, ठीक है। तो क्या करोगे, एक इसमें से हो, एक इसमें से हो, एक इसमें से हो, एक इसमें से हो, ये क्वेश्चन कह रही हूँ कि चारों के चारों जो कार्ड्स हैं वो अलग अलग सूट्स के होने चाहिए, यानी कि हर एक में से एक एक आ जाएगा। तो इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, इसमें से एक आया, इनको करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 पत्ते निकालने हैं, हर में से एक एक आएगा। अभी तक 4 पत्ते आपके कंप्लीट नहीं हुए थे, तो क्वेश्चन ही चल रहा है आपका, तो वो मल्टीप्लाई होगा, वो ऐड भी होगा। ये ऐड होगा क्योंकि केसेस थे, या तो चारों इसमें से आ जाए या चारों इसमें से, देखो चारों इसमें से आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे 4 कार्ड्स का, ठीक है। दिस इज अनदर वे कि हो सकता है वो इसमें से आ जाए वो 4 पत्ते, हो सकता है वो इसमें से आ जाए 4 पत्ते, हो सकता है वो इसमें से आ जाए। सो दीज ऑल आर द केसेस, तो केसेस को आप ऐड करते हैं। ये जो मैंने नया क्वेश्चन बनाया कि हर एक सूट का होना चाहिए वो कार्ड, तो वो अलग अलग या तो इसमें से हो या इसमें से हो या इसमें से हो या इसमें से हो, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके लिए मैं लिख देती हूँ, इफ ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट
if all cards are of different suit, तो उसके लिए ये है। आगे बात समझ में, अब डिफरेंस समझ में आ गया, कहाँ मल्टीप्लाई होगा कहाँ प्लस होगा, और धीरे धीरे आगे चलेंगे और क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ और क्लियर होता जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं, अगला यही है, सेकंड पार्ट यही है। फेस पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया ना, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, तो ये जो मैं बता रही थी वो यही हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है आर फेस कार्ड्स, ये उन 4 कार्ड्स की बात करें, वो 4 कार्ड्स निकले हैं वो फेस कार्ड्स हो, तो क्या करोगे? फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं टोटल। अरे वो जे क्यू के होते हैं ना, जे क्यू के, इसके जे क्यू के, इसके जे क्यू के, इसके 12 हो गए, ठीक है। तो उन 12 में से 4 आने चाहिए, हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर है, ठीक है, ये दिया, ठीक है, आ गया समझ में। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट कहता है वो जो 4 कार्ड्स आए हैं उनमें से 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, तो रेड कार्ड कितने हैं? 26, ब्लैक कार्ड 26 है, 26 में से 2, 26 में से 2, अभी ऐड हो गया मल्टीप्लाई हो गया, बताओ। केसेस थोड़ी ना, ये थोड़ा ना या तो इसमें से हो या इसमें से हो, 2 इसमें से 2 इसमें से, 2 इसमें से, अभी 4 कार्ड पूरे थोड़ी ना है, 4 पत्ते पूरे हो गए। ये देख, ये रेड है ये ब्लैक है, मान लो रेड 26 है, 26 में से 2, ये 26 में से 2, अभी तो 2 ही कार्ड्स आए हैं, पूरे थोड़ी ना है, पूरे के पूरे चारों कार्ड, अभी 2 पेंडिंग है, क्वेश्चन बाकी है आपका, 2 इधर से आ रहे हैं, तो ये होगा मल्टीप्लाई, ये केस नहीं है, ये केस थोड़ी ना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी ना कि यहाँ चारों के चारों पत्ते थोड़ी ना आ गए कि वो दूसरा केस है, आ गया कि चारों पत्ते या तो इसके हो या इसके हो, यहाँ तो अभी 2 ही कार्ड आए, 2 पेंडिंग है, अभी क्वेश्चन बाकी है आपका, जब क्वेश्चन बाकी है तो मल्टीप्लाई होगा, केस नहीं है ये। उसे ये तो ना कहा कि चारों का चारों या तो रेड हो या चारों का चारों ब्लैक हो, ऐसे तो ना कहा, उसने कहा 2 इसमें से 2 इसमें से, अब ये पूरा मिला के 4 कार्ड्स का बना, ठीक है। चलो कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर, अब ये केस हो गया, सेम कलर मतलब या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे, ठीक है। अब आ गया ये केस, या तो चारों रेड होंगे या तो चारों रेड होंगे या चारों ब्लैक होंगे, ये केस हो गए, ये ऐड हो, क्योंकि 4 पत्ते यहाँ तो कंप्लीट हो गए, एक केस एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका 4 पत्तों का, ठीक है। ये दूसरा है कि या तो चारों पत्ते ब्लैक होंगे, तो ये केसेस हैं, ये ऐड होंगे, ठीक है। चलो फिर इनका आंसर आप निकाल सकते हो, इतना इतना ही लिख के छोड़ सकते हो, आंसर फिर आप बाद में निकाल सकते हो इनके।
गया बच्चों 11th क्लास? चलें आगे जानती। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये अपने आप ट्राई कर लेना, मुझे बाद में टाइम लगेगा तो मैं करा दूँगी। हाँ देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लेना, मुझे टाइम लगेगा तो बाद में करा दूँगी ये कैलकुलेटिव वाले। आगे चलो दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, उससे कितने कॉर्ड्स बना सकते हो। कॉर्ड्स कितने पॉइंट्स की जॉइनिंग होती है? 2 पॉइंट्स की, ठीक है। सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे कॉर्ड बन जाएगा। तो वी हैव टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स एट अ टाइम आउट ऑफ 21। तो क्या हुआ इसका आंसर? 21C2। बस खत्म। फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हो, अपने आप सॉल्व करते रहना, मैं इतनी बात बता रही हूँ। अच्छा ये समझ में आया, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन को देखते जाओ, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मान लो एक सर्कल है, उसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, मैं 21 की जगह 4 पॉइंट्स ले लूँ, A B C D। अब चाहे आप A को C से ज्वाइन करो या C को A से ज्वाइन करो तो वो तो एक ही कॉर्ड मानी जाएगी ना। तो ऑर्डरिंग इज नॉट मैटरिंग, सिलेक्शन मैटरिंग है कि मैंने A और C अगर पॉइंट सिलेक्ट कर दिया तो इससे कितनी कॉर्ड बनेगी? एक। 2 नहीं मानेंगे क्योंकि उस A to C एक कॉर्ड है और C to A दूसरी कॉर्ड है, कम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ 5 बॉयज वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड आउट ऑफ 4 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स, यही है। तो हो जाएगा 5C3, सिलेक्शन है तो कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। वैसे पूरे एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन के ऊपर है तो सारे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन के हैं, लेकिन आप हर क्वेश्चन में ये बात सोच के चलोगे कि कॉम्बिनेशन क्यों लगा, ठीक है। इनटू में 4C3, 4 गर्ल्स में से 3 लेनी है और ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इतने बॉयज लेने इतने गर्ल्स भी लेने, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, केस नहीं है, ठीक है। नोट करते रहो साथ साथ। जल्दी जल्दी कर लो, 5 मिनट है, एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। मैं 2 बार सीख लिया। Oh sorry, I'm so sorry, I'm so sorry। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। 9 balls टोटल सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 6 red, 5 white and 5 blue balls। If each selection consists of 3 balls of each color, हर कलर में से 3-3 लेनी है, ठीक है। तो 6C3, 3 इसमें से ले ली, 3 इसमें से ले ली, बताओ प्लस होगा मल्टीप्लाई होगा? 3 क्यों, केसेस थोड़ी ना है, 9 बॉल्स तो इकट्ठी, 9 यार ऐड करो, 9 पूरा ही तो क्वेश्चन ही चल रहा है ना आपका, केसेस थोड़ी ना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। जितनी बॉल्स उसने लेने के लिए कही है ना, अगर खाली इसमें ही पूरी हो गई ना तो वो केस होते हैं। अभी इसमें पूरी थोड़ी ना हुई है, अभी तो 3 ही है, अभी इसमें भी पूरी नहीं हुई, 6 हुई है बॉल्स, टोटल 9 बॉल्स हैं, तो ये क्वेश्चन ही चल रहा है आपका। यहाँ पे भी देखो 4 कार्ड्स लेने थे, यहाँ पे 4 कार्ड्स पूरे थोड़ी ना हुए थे, 2 ही हुए हैं, 2 अभी पेंडिंग है, अभी वहाँ पे बचे, तो ये भी केस नहीं था। ये केस था क्योंकि 4 कार्ड्स लेने थे तो यहाँ पे पूरे हो गए आपके 4 कार्ड्स, पूरे टोटल यहीं पे ही आ गए, ठीक है। तो बाकी के 4 उससे भी आ सकते हैं, तो वो केस हो गया, इसलिए इसमें ऐड था। चलो क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी करते जाओ, तो छोटा छोटा सा ही लिखना है, समझना है मेन तो आपको। Yes, come to question number 6. Determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination। 5 कार्ड्स लेने 52 में से, जितने भी आप 5-5 कार्ड्स से सिलेक्शन करोगे ना, उन हर सिलेक्शन में एक एक एस तो होना ही चाहिए।
अब टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं? 4। नॉन एज कितने हो गए? 48। तो एक इसमें से लेना है, 5 पत्ते होने चाहिए, जिसमें से एक इसमें से होने चाहिए, बाकी के 4 इसमें से। तो सिलेक्शन किस तरीके से होगा? एक इसमें से तो 4C1 इनटू में यहाँ पे 48C4, टोटल 5 कार्ड्स ले लें, 1 + 4 5, जिसमें से एक एस में से होना चाहिए, बाकी 4 नॉन एस होने चाहिए, और ये होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि यहाँ पे टोटल जो 5 कार्ड्स लेने थे यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए हैं। चलो चलो जल्दी 7 8 9 और करें। हाँ बस बहुत है बहुत। अच्छा चलो नेक्स्ट है। हम तो छोड़ो, हम तो ले चुके हैं, वो टॉर्चर हो जाएंगे देखते